हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैसे हैं आप सब लोग? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? कि ये आज इतने राजी राजी कैसे लग रहे हो? आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए दौड़ता है और वो जो है वो दौड़ते दौड़ते खाता है। तो यूट्यूब पे क्लास थी और उसके बाद में आपकी यहाँ क्लास। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका बूस्टर अकेडमी पे। मैं एकदम बढ़िया। नींद आने लग गई देखो भाई, मेरी क्लास 9:30 ही रहती है जनरली, तो इसी टाइम हम पढ़ेंगे। हाँ, दोनों की प्राइस कितनी है वो तो जाओगे मार्केट में पता चल जाएगा। ये 220, ये 250। किताब भारी हैं दोनों। सर्दी स्टार्ट हो गई। हाँ, सर्दी स्टार्ट हो गई एकदम। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, अभी जोर से बोलेंगे तो फुल आ जाएगी। पर यहाँ पे तो लाइटें बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत ऐसी चलानी पड़ती है। पंखा चलाए तो फिर फर्राटेदार आवाज़ आएगी तुम्हारे पास। ओके, आपका स्वागत है हमारे बूस्टर अकेडमी पे। ये बात है। टी शर्ट ये तुमसे बातें कितनी करवा लो, ऐसे नहीं कि सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, सर आज क्या कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। टी शर्ट खराब लग रही है, बढ़िया लग रही है, पुरानी है कि टी शर्ट, लाइट बंद कर लो, चश्मों कद लगा शो, स्वागत है आपका। मतलब कमेंट्री करवा लो तुमसे चाहे जितनी। रोटी खा के आए हो सारे? एक भी मतलब शाणो आदमी कौन सा गुरुजी आज कौन सा टॉपिक पढ़ चाहे के बात है, कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ फिर। पर्यटन की पीडीएफ सबको मिल गई? चलो बढ़िया, स्वागत। आ जाओ। ओके, बहुत कमेंट सेक्शन पे ऐसे ही हमारे यहाँ ताड़ा रहता है। अब हम आज जो है वो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुद्दे की बात ये कि अब तक हमने, कुछ लोग नए जुड़े होंगे, कुछ लेट जुड़े होंगे, उनको भी मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक मैं ज्योग्राफी के जनरली 7-8 टॉपिक करवाता हूँ और जो हर साल ही करवाता हूँ। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टेंशन मत लें, हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पक्के आता है। तो इन टॉपिकों के अंदर नाम है, एक आपके कृषि का, एक आपके उद्योग का, एक आपके सिंचाई का, एक आपके वन्य जीव का, और एक दोस्तों आपके पर्यटन का। ये इतने टॉपिक हमने पिछले 10-12 दिन में कर लिए हैं। कर लिए ना भाई? 10-12 दिन में कर लिए हैं। 10-12 दिन में इतने टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। तो सभी को ये टॉपिक तो कवर करना है, सभी को ये टॉपिक तो कवर करना है। ठीक है, 3 टॉपिक और हैं जो हम इस वीक करेंगे। कृषि का, उद्योग का, सिंचाई का, वन्य जीव और पर्यटन। हुआ हुआ है कृषि उद्योग भी। हाँ, इको में नहीं किया था क्या? कृषि उद्योग अलग होता है क्या? बड़े आदमी। हाँ, अब आओ इधर, रह गया वो भी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, अब हम लोगों को 3 टॉपिक और करने हैं। एक जनगणना, एक खनिज, एक ऊर्जा, एक परिवहन। 4, एक परिवहन 4। आजीवारों की धाराओं का तो एकदम रेल बना दी। ठीक है, अब आ जाओ बात। तो इधर ध्यान दो, ये टॉपिक मैं आपको इस वीक कंप्लीट करवाऊंगा। इस वीक ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीक तक जो हुए हैं चाहे नहीं हुए, आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। सुन लो भाई, बात सुन लो। पहली क्लास है उनको बता देता हूँ, दूसरी क्लास है उनको बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक जो है मैं आपको इस वीक कंप्लीट करवा दूंगा। सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, सबके फिर टेस्ट ले लेंगे। ये 9 टॉपिक के 9 टेस्ट हो जाएंगे, 9 टॉपिक के 9 टेस्ट हो जाएंगे। और तुम जो है वो आरएसपी का पेपर भी दे आना, आरएसपी का पेपर दे आना। लेकिन मैं तुम लोगों को आगे, तुम जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तुम लोगों को ये 9 के 9 टॉपिक जो है वो फरवरी 2024 में वापस करवाऊंगा।
पर इसका मतलब ये नहीं है तुम अभी वापस भाग जाओगे गुरुजी 2025 में, फरवरी 2025 में वापस हो। इसका मतलब ये नहीं है गुरुजी अब रहने दे फिर बाद में पढ़ लेंगे। अरे देवताओं अभी पढ़ने हैं, अभी पढ़ने, क्योंकि हर फरवरी के बाद में इन टॉपिक्स में थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, लेकिन तुम भाग मत जाना। हाँ, और ये आपको एकमात्र संस्था मिलेगी जो टॉपिक करवाती है, वापस करवाती है, रिवीजन करवाती है, टेस्ट करवाते हैं, हम सब कुछ करवाते हैं। तो अब तो किसी को टेंशन नहीं है ना, हो जाएगा रविंद्र अपलोड। अब तो किसी को भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में आपके करंट के बाद जैसे इको सर्वे आता है अपडेट आ जाता है, इनमें अपडेट आ जाता है, हर 6-7 महीने में इनमें अपडेट आ जाता है, टूरिज्म में अपडेट आ जाता है, इस एक में अपडेट नहीं आता, इसमें अपडेट आ जाता है, इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है, तो वापस कर लेंगे। तो पहले करें इनको कंप्लीट। आज का टॉपिक है आपका जनगणना, और आपकी पॉपुलेशन वैसे भी ऐप पर जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो कृपया करके अपने साथ वालों को बताते रहें, और जनगणना को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जनगणना को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। जनगणना को डिटेल से पढ़ने के लिए केवल हम लोग 2011 की जनगणना ही नहीं पढ़ेंगे। अगर आप जनगणना को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो थोड़ा सा इको सर्वे का टच उसमें दे दीजिए, थोड़ा और मजा आ जाएगा। अगर आप इको सर्वे का टच दे देंगे तो थोड़ा और आनंद आ जाएगा। उसका कारण क्या क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जनगणना के टॉपिक में जनरली हम लोग जो है वो क्या डाटा पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना। कोई ये तो डाउट नहीं है ना कि सर 2021 वाली जनगणना तो कौन आया एग्जाम में, किसी के ये डाउट है क्या 2021 वाली जनगणना है, 2021 की जनगणना के बारे में? तो भाई देखो बात ऐसी है, सरकार का अभी तक कोई मानस नहीं है, सरकार की अभी तक कोई इच्छा भी नहीं है। तो भगवान करे कि तुम्हारे 2021 की जनगणना आए ना, उससे पहले पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आई बात समझ में? तो 2011 की जनगणना से ही प्रश्न आएंगे, ये आप मान के चलें। क्यों 2026 तक जो जनगणना करेंगे, 2031 तक जनगणना आ जाएगी। और मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक दो चीज स्किप भी कर देनी चाहिए। जैसे थारमू कई टाबर होगा जो का 4थी क्लास सीधा 6ठी क्लास में उड़ गया है, थारमू कई टाबर होगा जो 3री सीधा 5वीं में उड़ गया कि गुरु जी के एक क्लास जंप मार दी। पहले बहुत चले, अगर तो आजकल कौन चलो काम, तो होशियार टाबर वह जगह क्या करता, पहली क्लास में जंप मार दिया करता, फिर अगली क्लास में जार कमजोर हो जाता, अगली क्लास में जार कमजोर हो जाया करता। तो भी मतलब सरकार भी मन लग गया 2021 की जनगणना जंप मार सका, स्किप कर सका, तो देखा आ जाएगी तो बढ़िया है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि जनगणना मुँह जो है वो थारा 2021 की जनगणना थारा एग्जाम तक नहीं आवे। जरूर जरूर निर्मल जी, ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, जब 2011 की जनगणना ही हमें पढ़नी है तो सर फिर बाद में इसमें नया क्वेश्चन क्या आ सकता है? नया प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो WHO की टाइम टू टाइम रिपोर्ट आती रहती है, हाँ, UNO की कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं। राजस्थान के अंदर इको सर्वे का एक चैप्टर है शहरीकरण, उसमें काफी जो है वो नए डाटा आए हैं, नए डाटा आए हैं। उसके साथ साथ एक नेशनल फैमिली सर्वे होता है, ठीक है, उसके भी कई डाटा आते हैं। तो भाई अब नई जनगणना नहीं आ रही तो कुछ तो नया पढ़ें, ये हम थोड़ा थोड़ा नए पढ़ते रहेंगे। सर नोट डाउन करें PDF नोट डाउन करो, ये मॉडर्न हो जाओ, थोड़ा अपडेट हो जाओ। अब लिख लिख कर खत थोड़ी भेजो, अब टाइप ही करो। आजकल वॉइस नोट भेज दो, वो सुन ले भाई कौन लिखे जा। तो जब अब डिजिटल युग है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो खुद को थोड़ा अपडेट करो। जब सब कुछ अपडेट हो रहा है, ना डाकिया खत लेके आ रहा, ना कोई जो है वो खत लिख रहा, तो जब आप अपने जीवन में इतना अपडेट कर चुके हैं तो पढ़ाई में भी करें ना। तो इसलिए जो है वो करो, इसलिए जो है वो क्या करो, थोड़ा सा खुद को अपडेट करो। और अब जो है वो हम स्टार्ट कर दें, ज़्यादा हंसने की जरूरत को नहीं है। नहीं शाम ने घर का सोचेगा कि जो है वो टाबर जो पढ़ रहा है दांत काटे, कोई रील राल तो कौन देख रहे हो। आज अब जनगणना बार हम चर्चा करा। वैसे बहुत स्वागत है आप लोगों का बूस्टर अकेडमी पे, और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों के आने के बाद में जो जनगणना स्टार्ट हुई, ऐसा तो मेरे हिसाब से भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे भी जो जनगणना के पुराने साक्ष्य मिलते हैं, बिना काउंटिंग कोई नहीं चला होगा।
चाहे सैनिकों की गणना हो, चाहे जनता की गणना हो, क्योंकि उन्हें भी तो राजस्व लेना था, उन्हें भी तो रेवेन्यू लेना था। तो मौर्य काल में हम पहली बार, मौर्य काल में हम जो है वो पहली बार देखते हैं कि जो आपका लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय शासन होता है, वहां जन्म मृत्यु के कुछ आंकड़े रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? जन्म मृत्यु के जो है वो कुछ डाटा कलेक्ट किए जाते थे, और जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, जो कि भारत में सेंसस का पहला उल्लेख था, जो कि भारत में सेंसस का क्या था? पहला उल्लेख था। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ जनगणना का पहला उल्लेख कौन से काल में मिलता है, तो मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये डाटा थे कि उस समय जन्म मृत्यु इनके डाटा रखे जाते थे, मतलब थोड़ी बहुत इनकी इच्छा थी जनगणना की। उसके बाद में मुगल काल में अबुल फजल की किताब थी, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था को बताती थी, वो आपकी आईन अकबरी किताब थी। आईन अकबरी किताब के अंदर भी जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं, जनगणना का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है वो मारवाड़ की किताब थी, मोहनोत नैणसी साहब की, और उस किताब का नाम था मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत ये मारवाड़ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताती है। इसके अंदर भी हमें जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। तो कभी कभी बेसिक सा प्रश्न अगर अगला पूछ ले आरबीएससी का, और ये आपके आरबीएससी के अंदर भी आपको पता चलेगा कि मोहनोत नैणसी की किताब मारवाड़ रे परगनारी विगत में हमें राजस्थान की जनगणना के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जनगणना के साक्ष्य जो है वो केवल और केवल जो है वो हाँ मेयो ने ही स्टार्ट किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल मेयो ने ही स्टार्ट किए हैं। हमारे पुराने टाइम में भी जो है वो अंग्रेजों ने तो जी बस आके बता दिया, हमारी चीज़ को हमें बता दिया। अगर हम लोग देखें तो क्या तुम्हें लगता है कि रिपन ने स्थानीय स्वशासन चालू किया, या इन्होंने पहला मद्रास नगर निगम बनाया? ऐसा थोड़ी है। हमारे यहाँ पे बहुत जमाने से जो है वो स्थानीय शासन हुआ करता था। आपको याद है चोल शासक प्रांतक प्रथम के समय हम लोग जो है वो देखते हैं कि उर नामक व्यवस्था थी, तो वो क्या थी? ग्राम पंचायत थी उस समय। मौर्य काल में आपको जो व्यवस्था मिलती है, गुप्त काल में ये व्यवस्था मिलती है। जब हम बैंकिंग पढ़ते हैं तो अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेजों ने पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला 1770 में। क्या भारत क्या उससे पहले बिना बैंकिंग सिस्टम के चल रहा था? ऐसा नहीं है, पहले कोई न कोई व्यवस्था थी। जीके में पढ़ने के लिए अंग्रेजों के आगे की बात याद करनी पड़ती है। तो याद रखें, जनसंख्या के अध्ययन को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में लिखें, मौर्य काल कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुगल काल अबुल फजल का जो है वो दोस्तों आईन अकबरी, राजपूत काल मोहनोत नैणसी की मारवाड़ रे परगनारी विगत में हमें उल्लेख मिलता है। हम थोड़ी सी हिस्ट्री और पढ़ते हैं जनगणना के बारे में तो थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप होगा आप लोगों का कि और क्या क्या है आपके यहाँ जनगणना के अंदर। तो याद रखें, विश्व में सबसे पहली जनगणना दोस्तों कहाँ होती है? स्वीडन में होती है 1749 में, जो व्यवस्थित जनगणना है। व्यवस्थित जनगणना जिसमें हम ये देखें जनसंख्या कितनी है, जिसके अंदर वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के टाइम होती है, लॉर्ड मेयो के टाइम जो होती है, और 1881 से इस जनगणना को जो है वो दोस्तों क्या कर दिया जाता है? 10 साल से कंटिन्यू कर दिया जाता है। मतलब जो रिदम पकड़ाया था अंग्रेजों ने, वो रिदम हमने रखा, और वो मोदी जी है तभी मुमकिन है कि 2021 में जनगणना नहीं हुई। मोदी जी का रोल नहीं है जी, कोविड की वजह से भी नहीं हुई, कोविड भी इसके अंदर एक कारण था, कोरोना के अंदर जो है वो नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखें आपके यहाँ भारत में प्रथम जनगणना 1872 के अंदर हुई थी, और जो प्रथम दशकीय जनगणना रिपन के टाइम 81 में होती है। स्वतंत्रता से अब तक हमारे यहाँ पे जो है वो टोटल 15 जनगणना हो गई है जी 2011 तक। 72 से 11 तक कोई नहीं है, एक एक गिननी होने गिन लिया भले, 72, 81, 91 ऐसे तुम्हारा जी करे वैसे गिन लेना भले। आजादी के बाद अगर आप देखें दोस्तों 51 के बाद में तो 7 गणना हुई है। कितनी? 7 जनगणना हुई है। राजस्थान के अंदर प्रथम जनगणना 1901 में। राजस्थान के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, राजस्थान के बारे में हम लोग जो है वो अलग से चर्चा करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद रहा कि विश्व में सबसे पहले संस्थागत रूप से जनगणना जो होती है वो कहाँ होती है?
स्वीडन में होती है। याद रखें, भारत में पहली जनगणना 1872 से अब तक जो है, बट 72 में मेयो के टाइम में हुई थी। पहली दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के टाइम में हुई थी। 72 से लेकर और जो है वो आपके 2011 तक अब तक 15 बार जनगणना हो गई है। 1951 से लेकर 2011 तक अब तक जो है वो 7 बार जनगणना हो गई है। और 2021 वाली जनगणना जो हो नहीं पाई वो आपकी 16वीं जनगणना थी। और आज़ादी के बाद आपकी 8वीं जनगणना थी जो अब तक हो नहीं पाई। आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना थी जो अब तक हो नहीं पाई। याद रखें दोस्तों, जनगणना का कार्य संघ सूची का विषय है। किसका विषय है दोस्तों? संघ सूची का विषय, मतलब केंद्र का विषय। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है ना तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन पॉपुलेशन जनगणना करवाना ये दोस्तों किसका है? दोस्तों जनगणना करवा रहा केंद्र सूची का विषय है। तभी तो बार बार जो है वो आप लोग देखते हो नहीं हो, जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है। राज्य करवा सकते हैं, राज्य जो है वो अपने यहाँ पे जनगणना करवा सकते हैं अगर वो जाति आधारित जनगणना करवाना चाहे तो। लेकिन जो प्रॉपर जनगणना है वो केंद्र का विषय, केंद्रीय जनगणना करवाती है। और कौन करवाता है केंद्र में भी जनगणना? दोस्तों केंद्र का गृह विभाग, मतलब आज जनगणना भी अमित शाह जी का नेतृत्व में होने वाली है। और उसके अधीन एक संस्था है जनगणना निदेशालय। कौन करवाता है? जनगणना निदेशालय। तो क्या याद रहेगा तुम लोगों को कि जनगणना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सेंसस जो है वो क्या है? संघ सूची का विषय है। जनगणना क्या है? संघ सूची का विषय है। जनगणना क्या है? संघ सूची का विषय है, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पे गृह विभाग के अधीन है। गृह विभाग के अधीन है, जनगणना निदेशालय करवाता है। जनगणना निदेशालय करवाता है। और दोस्तों ये भी याद रखें, इसके लिए डाटा कलेक्ट कौन करता है? डाटा एकत्रित कौन करता है? तो दोस्तों जरूर याद रखें, डाटा एकत्रित करने का काम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना तुमने? राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो नमूना सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम बदलकर आजकल हमने क्या कर दिया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन जो है वो दोस्तों किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का मतलब है कि ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बशर्ते कि कानून में टकराव नहीं होना चाहिए। अगर टकराव है तो चौधर केंद्र की चलेगी, अगर टकराव है तो फिर चौधर जो है वो केंद्र की ही चलेगी। टकराव है तो चौधर किसकी चलेगी? केंद्र की ही चलेगी। करें बात, चले आगे। श्योर? बोर तो नहीं हो रहे तुम? अब भाई देखो, जनगणना का मान कहानी तो मैं कटू सुनाऊं तो अब जो बात है वही बता सकता हूँ मैं तो। अब जनगणना में थे, सोचो मैं महाराणा सांगा जी की, कुंभा जी की कहानी सुनाऊं तो वो कहानी तो मैं कहाँ से सुनाऊं? नहीं संदीप जी, अत्ता एडवांस कौन करा था, है ना? पर्यटन की पीडीएफ अपलोड हो गई, बढ़िया। नेक्स्ट वीक लेंगे इनके टेस्ट, एक बार कोर्स पूरा करवाते हैं। ऐसा नहीं है कुमार जी, जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ अपलोड टीचर्स करवाते रहेंगे, ई कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है? चले आएंगे सर? कहानी बता दो आप, आपकी कहानी बता दो, मेरी क्या कहानी बता दो। हाँ, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी ना, जब लाइव पूरी हो जाएगी तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी ऐप पे। आ जाओ, तुम ज्यादा हताई मत करो, अब ज्यादा हताई मत करो, पढ़ लो पहले ना, नहीं मिल सकती पहले। आ जाओ। तो क्या समझे तुम लोग? अब तक तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो समझने की क्या बात है? किसी की ऐसे जल्दीबाजी तो नहीं हो रही कि गुरुजी जल्दी से बता दो जनसंख्या घनत्व घटा है, वो तो तुम खुद ही पढ़ लोगे, मैं क्या बताऊं। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए जो है वो क्या हो, थोड़ी फ़ायदेमंद हो, थोड़ा काम ठीक चले, बढ़िया रहे, ठीक है? तो अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वो 4 काल है।
आप राजस्थान की पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, फिर भी आप इंडिया की पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करें, थोड़ा सा क्या करें, कोरिलेट करें, क्योंकि ये 4 काल से प्रश्न पूछा जाता है। अगला सिंपल सा, उसको जनसंख्या घनत्व नहीं पूछना होगा तो पूछ लेगा मंद वृद्धि का काल कौन सा है, ठीक है। तो 1901 से 21 के समय, 1901 से 21 का जो टाइम था, 1901 से जो 21 का टाइम था, ये मंद वृद्धि का काल था। ग्रोथ तो थी पर बहुत कम ग्रोथ थी। उसका कारण क्या था? एक तो दोस्तों अपने अकाल पड़े थे, एक दोस्तों उस समय अपने यहाँ प्लेग की समस्या थी। एक तो अकाल पड़े थे और एक प्लेग की समस्या थी। को ठीक बात है गुरुजी। और उसके अंदर भी 10 साल का टाइम कौन सा? 1911 से 81 का टाइम तो ऐसा था, 1911 से 21 का टाइम, सॉरी 81 यानी ये टाइम तो ऐसा था जो नकारात्मक वृद्धि का दशक था, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला डिकेड। काल और दशक में कंफ्यूज मत होना, काल कितने भी समय का हो सकता है, दशक को हम जनरली 10 साल से इंगित करते हैं। मतलब ये एक ऐसा दशक था जहां भारत की जो ऋणात्मक वृद्धि दर, जहां 25.2 से 25.1 तक आ गई थी आपकी पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन कम हो गई 10 साल में, बड़ी तो छोड़ो। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज याद होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या क्या याद रखना है, वो आप लोगों को याद रखना है कि 1901 से लेकर 1921 का जो काल था, 1901 से लेकर 1921 का जो काल है, इसे हम क्या बोलते हैं? मंद वृद्धि का काल। क्या बोलते हैं इसे? मंद वृद्धि का काल। बहुत ज्यादा कोई जो है ना इस समय ग्रोथ नहीं हुई, और जिसका कारण तुम्हें पता है, मंद वृद्धि का काल, मंद वृद्धि का काल को। हाँ गुरुजी, अब बात तो समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों इस समय एक 10 साल ऐसे गए 1911 से 21 के, इससे हम नकारात्मक वृद्धि दर का दशक भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं जी? इसलिए बोलते हैं कि ये आपके यहाँ इस समय जनसंख्या घटी, इसमें में जनसंख्या आपकी क्या हुई? घट गई, जनसंख्या घटी और जनसंख्या में कमी हुई जी। और इसी वजह से इसे हम नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला डिकेड कहते हैं। प्लेग की वजह से, अकाल की वजह से, क्या ना आपने बहुत भयंकर काल पड़े हो बेटे, बहुत भयंकर काल पड़े हो, तो वो ये कंडीशन थी उस समय 1911 से 21 के बीच में। अब इसे दोस्तों आप जो है वो जनसंख्या के अंदर जो है वो महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं। इसे आप जनसंख्या का महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं, जनसंख्या का महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं। क्या जी महान विभाजक दशक कैसे हुआ जी? कि ये जो टाइम है ना आपका 1911 से 21, ये आपकी जो है ना इससे पहले की जनसंख्या इसकी जनसंख्या के रिदम को तोड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं। इससे पहले भी जनसंख्या बढ़ रही थी, इसके आगे भी जनसंख्या बढ़ेगी। इस दशक के अंदर जो है वो जनसंख्या का रिदम टूटा है, इस दशक के अंदर जनसंख्या का रिदम टूटा है, तो इसे महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महान विभाजक दशक भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो है वो आपको अगली चीज क्या याद रखनी है? अगला टाइम आता है 1921 से लेकर 1951 तक का, इसे हम बोलते हैं स्थिर वृद्धि। इसे क्या बोलते हैं? स्थिर वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल। ज्यादा बहुत ज्यादा वो क्वांटम चेंज नहीं हुआ, 25 करोड़ से हम 36 करोड़ तक ही पहुंचे, 25 करोड़ से हम जो है वो 36 करोड़ भी पहुंचे, 25 करोड़ से हम 36 करोड़ ही पहुंचे, तो इसे हम बोलते हैं स्थिर वृद्धि का काल। मतलब इस समय जो है वो जन्म दर ज्यादा थी और मृत्यु दर थोड़ी कम हुई। जन्म दर जो है वो दोस्तों जो है वो ज्यादा थी, लेकिन जो है वो मृत्यु दर थोड़ी कम हुई। मृत्यु दर जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो थोड़ी कम हुई, और ये आपकी कांस्टेंट ग्रोथ वाला था, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब आपका जो 1951 से 1981 का काल जो था, 1951 से 1981 का,
इसे तीव्र वृद्धि का काल बोलते हैं, तीव्र वृद्धि का काल। भाई साहब के मिली आजादी, देश ने मिली, अपन मिली, ठीक है। या विस्फोटक वृद्धि का काल बोलते हैं, विस्फोटक वृद्धि का काल बोलते हैं। अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं, उसको समझो। विस्फोटक वृद्धि का काल बोलते हैं, दोनों नाम बोलते हैं यहाँ पे। या तो आप रैपिड ग्रोथ बोल सकते हो, या जो है वो दोस्तों आपके यहाँ विस्फोटक वृद्धि थे। कारण क्या, जन्म दर तो बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर एकदम कम हो गई, क्यों, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। और एक इसके बीच में आजादी भी एक कारण है, आजादी खुशी के अंदर जो है पॉपुलेशन बढ़ गई, बढ़ी तो बढ़ी। 1951 से लेकर 1981 का। अब यहाँ मुझे आप लोगों से अगर पूछना हो कि हम अगर महान विभाजक वर्ष घोषित करें, हम भाई विभाजक वर्ष उसे घोषित किया जाता है जहां से आपकी जो है वो जनसंख्या में कुछ चेंजेस हुए, जैसे हम ग्रेट डिविडेंड ईयर के रूप में जो है वो बोलते हैं। अगर हम महान विभाजक वर्ष घोषित करना चाहें तो किसे घोषित करें? भारत की जनसंख्या की ग्रोथ के अंदर 1901 से लेकर अब तक केवल महान विभाजक वर्ष 2 है जहां कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ रेट में जो चेंज हुआ है। इसे 1921 को हम पहला महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 1921 को हम प्रथम महान ग्रेट विभाजक वर्ष बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ना जनसंख्या माइनस में थी, कम हो रही थी, 21 से बढ़ने लगी। और 1951 को हम लोग जो है वो सेकंड महान विभाजक वर्ष बोलते हैं, क्योंकि यहां से जनसंख्या में आग लग गई। महान विभाजक वर्ष बोलते हैं क्योंकि यहां से जनसंख्या में आग लग गई, बहुत भयंकर बड़ी भाई, बहुत ज्यादा जो है जनसंख्या। लास्ट में एक जगह करा दूंगा सब कुछ, ज्यादा लोड मत लेना। हाँ, हो सकता है कई लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इतना आदत नहीं हो, बस इतना ही पढ़ने की आदत होगी। राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, घनत्व आपने जयपुर में ज्यादा है, जैसलमेर में कम है, जनसंख्या जयपुर में ज्यादा है, जैसलमेर में कम है। गुरु चलो बट कम की कौन काम चले, वो सब करते हैं, आप वो भी करेंगे, वो मैं आपको याद करवाऊंगा ही। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, वो आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी पढ़ें। तो 3 काल याद किए, 1 से 21 वाला मंद वृद्धि का काल था, जिसमें बीच का एक ये डिकेड जो है ना, ये नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला डिकेड था। 21 से 51 में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट रही, स्टेबल रही। 51 से 81 में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो भाई साहब आग लग गई, भयंकर तीव्र वृद्धि का काल। तो 21 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करता है, इसलिए इसे प्रथम महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 51 जो है वो थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड के अंदर जो क्वांटम चेंज दिखाता है कि नॉर्मल चल रही थी, फिर हाथों हाथ जो है वो आपकी ग्रोथ रेट बढ़ी। तो ये आपका सेकंड महान विभाजक वर्ष बताता है। अब हम जो है वो इस काल के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिटेल से बात करेंगे। 1951 से लेकर, दोस्तों याद रखें, 1951 से लेकर, कौन है बार, ठीक है। अब 1951 से 81 को हम लोगों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 1951 से लेकर 81 तक, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ लो भाई, देखो जान पढ़ाता टाबू में मिला दूँ थे करते जनसंख्या में थोड़ा सा बावड़ा हो रहे हो। तो आजा बेटा आजा, राम राम कर दे सन, बहुत ही दुख पा रहे रट में पढ़। राम राम करो सबको, वापस बोलो राम राम। इसको देखना नहीं है, बोलना है इसमें, जे जे बोलो, जे 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 जे। उधर देखो बेटा, उधर सामने। अरे सबको बोल दो बाय बाय, बाय बोलो बाय। चलो बताओ डॉगी कैसे करता है, वाह 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 वाह। मुर्गा कैसे करता है, कैसे करता है, टोकी कुकड़ को। बिल्ली कैसे करती है, मैं म्याऊ म्याऊ। वेरी गुड। अब 4 बजे आ जाए तो बहुत है मजा, ठीक है। चल बता, ए फॉर एप्पल, ए की सिखा रहा है बस, ठीक है। अब देख,
अब एक बार ये जगह थारा चाचार चाचीर मोसीर मोसार बुआर ये जितने ने अंश ने एक बार राम राम कर दे कहते पढ़ो मेरे तो दिन और तन ठीक है चले बाय राम आएंगे राम आएंगे ठीक है अब जाओ बाय आ जाओ वापस लग जाओ पढ़ाई बाय 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 अब थोड़ा सा 1951 से लेकर जो है वो हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए मेरे को दे रहे हो टाबर को दे रहे हो हाँ बस ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे रिको स्टार्ट करेंगे हाँ बच्चों की लाइफ अच्छी होती है अपने हैं यार तो पूरा ही तो यही होता है जी 10वीं 12वीं तक टाबर ठीक है 10वीं के बाद में थोड़ा सा लोड चलने लग जाता है आ जाओ अब पढ़ते हैं और आगे से कंप्लीट करते हैं कॉन्सेप्चुअल पोर्शन जरूर कंप्लीट करें आज तो 1951 से जो 81 का टाइम जो है जैसे आप बोलते हैं तीव्र वृद्धि का काल क्या बोलते हैं दोस्तों आप तीव्र वृद्धि का काल क्या बोलते हैं तीव्र वृद्धि का काल और तीव्र वृद्धि का काल जो है वो आप लोगों को याद है ये इसे आप क्या बोलते हैं विस्फोटक वृद्धि का काल इसे क्या बोलते हैं विस्फोटक वृद्धि का काल विस्फोटक वृद्धि का काल तो आप लोग जरूर याद रखें कि यहाँ जो 1951 जो है इसे हमने सेकंड महान विभाजक वर्ष मानना है 1% तो यहाँ से ये सही हो जाएगा सेकंड महान विभाजक वर्ष मानना है अब यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं पहला प्रश्न आता है आपके यहाँ छलांग दशक किसे बोलते हैं कि भयंकर बड़ी तुम्हारी जंप डिकेड कि बहुत ही भयंकर आपकी जो है वो छलांग दशक कि भाई साहब खतरनाक की तुम्हारी जो है ना जनसंख्या ने छलांग लगा दी ओके उसके बाद में भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है 3% बनता है 1951, 81 से लेकिन 81 के जो 30 साल है ना, इन 3 साल में 3 दशक, यहाँ से 3% बनता है। अगला पूछता है कि आपके यहाँ कौन सा दशक जनसंख्या में बहुत भयंकर वृद्धि हुई, वो जंप डिकेड कौन सा कहलाता है कि पहले जनसंख्या ऐसे चल रही थी फिर हाथों हाथ उछल गए, फास्ट हो गई, तो वो आपका कहलाता है दोस्तों आपके यहाँ पे 1951 से लेकर 61, 1951 से लेकर 61, क्योंकि इस समय हमारी जनसंख्या सीधी 13 से 21 पे भागी, ग्रोथ रेट बहुत भयंकर भागी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है ना दर्ज की गई 1961 से लेकर 71, भारत में सबसे ज्यादा 24.80%, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दर्ज की गई 71 से 81 के बीच में 32.97%, 32.97%, जितने परसेंट बन सकते हैं उतने। अब कभी नहीं भूलोगे कि 51 से 81 को तीव्र वृद्धि का काल कहते हैं, विस्फोटक वृद्धि का काल कहते हैं। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के बाद आपके स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के अंदर जो विकास के साथ, जागरूकता के साथ, शिक्षा के साथ हमारे यहाँ पे मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर वैसे ही बढ़ती रही, जन्म दर वैसे ही बढ़ती रही। उसकी वजह से हमारे यहाँ सबसे तगड़ा जंप डिकेट 51 से 61 को माना जाता है।
61 से 71 मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाला डिकेड है इंडिया के लिए। और दोस्तों जो है वो 71 से 81 मैक्सिमम ग्रोथ रेट डिकेड है राजस्थान के लिए। और फिर 81 से लेकर अब तक क्या है दोस्तों आपका, 81 से लेकर अब तक है जो दोस्तों आपकी जो है वो क्या है, 1981 से लेकर वर्तमान तक जो चल रहा है वो है घटती वृद्धि का काल। अब कम हो रही है जी, जनसंख्या कम नहीं, ग्रोथ रेट, घटती वृद्धि का काल। क्योंकि अब हमारे यहाँ धीरे धीरे जन्म दर में भी कमी आ रही है और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। अब कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए इन 4 काल का। आगे मैं तुम लोगों को 2 चीज और पढ़ाऊंगा, बाद में टॉपिक चालू होगा। अब कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। घटती वृद्धि का काल, जन्म दर, मृत्यु दर, तो अब ये 4 काल एटलीस्ट हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए। ये 4 काल जो है वो हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए कि सर जो है वो आपने याद करवाया 1901 से 21 वाला मंद वृद्धि का काल था। उस समय हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बहुत नॉमिनल थी। 1911 से 21 तो अकाल और प्लेग की वजह से जनसंख्या घट गई, जिसे नकारात्मक वृद्धि का दशक कहते हैं। 21 से 51 स्थिर वृद्धि का काल था, जिसमें 21 को प्रथम महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 51 से 81 विस्फोटक वृद्धि वाला काल था, जिसमें आपके यहाँ पर जंप डिकेड के रूप में हम जो है वो किसको मानते हैं, 51 से 61 को। और अगर इंडिया में मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखनी हो तो 24.80 कब थी, 61 से 71 को। राजस्थान की जो है वो 32.97 जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी वो कब थी, 71 से 81 को। और 81 से अब तक आपका जो है वो क्या है, घटती वृद्धि का काल। जनसंख्या कम नहीं हो रही है, ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो रही है, ग्रोथ रेट थोड़ी सी जो है वो कम हो रही है और हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसका कारण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, परिवार नियोजन के प्रति लोगों की जागरूकता, परिवार नियोजन के प्रति लोगों की जागरूकता, ठीक है। और ये उस समय अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो इमरजेंसी के टाइम हमारे यहाँ इंदिरा जी ने ये इतनी भयंकर ग्रोथ रेट थी, इसको देखते हुए इमरजेंसी के टाइम जो है ना जबरन नसबंदी का प्रावधान कर दिया था। पता था कभी कि कोई तुम्हें बैठते नहीं हो ना तुम गांव में दादा परदादाओं के साथ, हाँ बैठो ना, तो वो तुम्हें उस समय की कहानी बताएंगे भाई साहब। उस समय तो जब ना इतना खतरनाक काम था कि लोग शहर जाने से डरते थे और शहर से आई हुई गाड़ी का सायरन देख के डर जाते थे, ठीक है। कहते हैं कि उस समय जो है वो पुरुष जो है वो घरों से ज्यादा खेत में रहते थे कि कोई आके जबरदस्ती जो है वो नसबंदी न कर दे, ठीक है। और अगर कोई शहर उड़ जा और बिन और आते टाइम अगर कोई 1 किलो केला और सेव ले रहा है तो लोग भी बाद में पूछता कौन कि भाई क्या हो, लोग भी पूछता कौन भाई क्या हो। लोग बस मन ही मन जो है ना, उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी। उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि नसबंदी करवाने से जीवन का सार खत्म नहीं हो जाता है। नसबंदी करवाने से केवल और केवल जो है वो जनसंख्या नियंत्रण होती है, उसके अलावा अतिरिक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उन्हें ये समझाया जा सके, ये उन्हें कन्विंस किया जा सके कि नसबंदी से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाँव में अब भी लोग बताते हैं कि अपने गाँव में फलानी की नसबंदी होगी बेटे, ठीक है ना, तो फलाने की भी टाइम नसबंदी होगी। जहाँ आज फलाने का पोता का जमीन थोड़ी ठीक है थन कौन लगे वे जगह फलाने की जगह, मतलब उस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की जिसकी नसबंदी हो गई थी, तो जो है वो उनके आपके जनसंख्या नियंत्रण हुई। जनसंख्या नियंत्रण हुई तो आज ठीक है जमीन 50-50 बीघा आ रही है, कोई का 60 बीघा आ रही है, जगह कौन नहीं हुई, बाकी 10-10 बीघा हो रही है। तो काम तो ठीक ही था, ठीक है। तो जो है वो, हाँ वेरी गुड सत्येंद्र जी, यही मेरे को आशा थी आपसे, आप जरूर ऐसी जागरूक बात करेंगे। हाँ वो बात अलग थी। अब उस समय हर आदमी ऐसे हाथ जो मतलब विवाह प्रमाण पत्र भी कौन बनाता था उस जमाने में, इतने नहीं बनाया करते थे। तो अब हर आदमी झूठ बोलने लगे कि जी मैं तो कि देखे को नहीं, हमारा तो ब्याह भी को नहीं हो थे, आज भी लिखन करो। अब ये मानने भी कौन। तो जब अभियान चल रहा ही है, जब अभियान चल ही रहा है, तो फिर बाद में धीरे धीरे कुछ कुंवारे भी चपेट में आ गए इसके, कुछ कुंवारे भी जो चपेट में आ गए। सारे तो लेके नहीं चलते भी। किसके पास उस समय विवाह प्रमाण पत्र किसके पास था, तो कई जो है वो बिना मतलब ही चपेट में आ गया। ये मतलब कॉलर ऊंचे करें शहर में कोई फिर तो फिर पकड़ लिया।
तो उसके जो है वो कई नकारात्मक प्रभाव भी आए हैं। हाँ, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करना अब भी जरूरी है। इसीलिए हमने पंचायती राज और नगर निकायों में कर रखा है, सरकारी सेवा में कर रखा है, 2 से अधिक संतान ना हो, 2 से अधिक संतान ना हो, इसीलिए कर रखा है ना। तो ये याद रखें आप भी। चलो आ जाओ, आ जाओ। अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अब तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तो अब आगे चलें। ये 4 दशक किस किस को समझ में आए? अभी मैं जनसंख्या नीति पढ़ाऊंगा, जनसंख्या आयोग पढ़ाऊंगा, फिर 2015 की जनसंख्या के बारे में बात करूंगा, फिर 2011 वाली जनसंख्या के बारे में बात करूंगा, फिर 2021 वाली जनसंख्या के बारे में बात करूंगा। आई समझ में? थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तुम्हारा चैप्टर में? बाद में मैं शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, सब याद करवा दूंगा। इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ तुम्हारा चैप्टर में? तो ये कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास रखना, मैं एफर्ट लगाऊंगा, 3 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन कंठस्थ हो जाएगा। ओके, आ जाओ फिर बाद में बात करते हैं। और जब जिस चैप्टर से गारंटी है कि 1 प्रश्न आएगा, तो वहां 3 दिन इन्वेस्ट करने में मेरे हिसाब से कोई जो गलत बात नहीं है। अब बात करते हैं और देखते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे 2000 में, सन 2000 में आपके यहाँ पे क्या बनती है? जनसंख्या नीति बनती है। सन 2000 में आपके यहाँ पे क्या बनती है? जनसंख्या नीति बनती है। तो दोस्तों याद रखें, जनसंख्या नीति के लिए जनसंख्या आयोग बनाया गया था, और जनसंख्या नीति के जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ अध्यक्ष MS स्वामीनाथन साहब थे। इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, इन्होंने कहा था कि शिशु मृत्यु दर को जो है वो 30 से कम पे लाओ, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पे 100 से कम पे लाओ, सभी जन्म मृत्यु गर्भधारण विवाह सबका 100% जो है वो पंजीकरण करवाओ, सबको जो है वो सार्वभौमिक टीकाकरण करवाओ, वैक्सीनेशन करवाओ। क्योंकि हमें केवल लोग नहीं चाहिए, हमें कुशल, स्किलफुल, पढ़ेंगे तभी तो होंगे स्किलफुल, उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ निरोगी, रोग नहीं, निरोगी जो है वो स्वस्थ लोग चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी में अच्छा योगदान दे सके। तो ये जनसंख्या नीति 2000 के आपसे टारगेट पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या नीति 2000 के आपसे टारगेट पूछे जा सकते हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बहुत भयंकर योगदान की वजह से जनसंख्या नीति के जो है वो योगदान की वजह से जनसंख्या नीति के टारगेट पूरे नहीं हो पाए, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो 2000 में राष्ट्रीय जनगणना नीति आपके यहाँ, जनसंख्या नीति आपके यहाँ पे आती है। इस नीति के अंदर जो आपके यहाँ IMR है, शिशु मृत्यु दर, उसे 30 से कम, मातृ मृत्यु दर 100 से कम, 100% पंजीकरण, 100% टीकाकरण के प्रावधान के साथ साथ ये कहा गया था कि हम लोग जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर को जो है वो धीरे धीरे हम लोग जो है वो 2.1% पर ले आएंगे। 2045 तक कहाँ ले आएंगे? 2.1% पे ले आएंगे, 2.1% पे ले आएंगे। का जी 2.1% पे ले आएंगे, अभी चर्चा करते हैं। 2.1% पे जो है वो 2.1% का मतलब क्या हुआ? 2.1% का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ टारगेट रखा गया था, जो आपकी जनसंख्या नीति आई थी, जो आपकी जनसंख्या नीति आई थी, उसमें कहा था कि हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए अगर हम 2.1% की टोटल फर्टिलिटी रेट अपनाते हैं, प्रजनन दर अपनाते हैं, तो 2045 तक हम लोग जो है वो स्थिरता प्राप्त कर लेंगे। 2045 तक हम प्राप्त क्या कर लेंगे? स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, मतलब पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के योगदान से हमारा ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। हमें एकदम 2010 में ही पता चल गया कि भाई साहब कितना ये प्रयास कर लो, उत्तर भारत के विशेष राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ये क्लियर हो गया कि हम 2.1% की प्रजनन दर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 2045 तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हो पा रही है, हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन में, और हमारे दो वाला पैटर्न अभी लोगों के सेट नहीं बैठ रहा है।
तो भाई इन सब में तो तुम सुधार नहीं कर सको, लेकिन अपनी नीति में तो संशोधन कर ही लो। तो इस कारण से हमने अब जो है वो स्थायित्व का टारगेट जो है वो 2045 से चेंज करके हमने 2070 कर दिया है कि 2070 तक तो हम हमारी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी ले आएंगे कि जैसे 200 करोड़ है तो फिर 200 करोड़ ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जान देंगे। 200 करोड़ है तो 200 करोड़ तो चली जाएगी 2070 तक। ओ आराम हो, खुली खुली एकदम भागता भागता 2070 पॉपुलेशन बहुत भयंकर बढ़ रही है, हद से ज़्यादा। तो जो है वो दोस्तों ये आपके जनसंख्या नीति की बात है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी, तो आप जरूर उन्हें बताएं कि भारत की प्रथम जनसंख्या नीति जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर फर्स्ट जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। डॉक्टर करणी सिंह जी ने तैयार किए थे। राजस्थान की भारत की सेकेंड जनसंख्या नीति जो है सन 2000 में आती है। स्वामीनाथन जी जो है वो तैयार करते हैं और इस नीति में संशोधन 2010 में होता है तथा लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया जाता है। अब इस जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए एक आयोग बनाया जाता है। क्रियान्वयन के लिए क्या बनाया जाता है? एक आयोग बनाया जाता है। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या बनाया जाता है? एक आयोग बनाया जाता है। इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी चीजें। देखो ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी 1976, याद नहीं है ना, आदमी को बुरा लगता है फिर वहां जाके। सेकंड जनसंख्या नीति कब आई, अब यही नहीं पता है, फिर हम जनसंख्या टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर आपको पता होना चाहिए मंद वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल, घटती वृद्धि का काल, बेसिक चीज है। इनको एक बार पढ़ने में 1 घंटा लगता है, बाद में आप रिवीजन करेंगे 1 पेज में समेट लेगा पूरा मामला। तो एक बार याद होने चाहिए। अब आपको पता हो कि भाई जनसंख्या नीति का प्रारूप किसने बनाया? स्वामीनाथन जी ने बनाया। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग क्या है? प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आपकी जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए सन 2000 में जनसंख्या आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य था जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, क्रियान्वयन की निगरानी करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देना, कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना, सारे लोगों में जो है वो समन्वय स्थापित करना। ये आपका जो है वो दोस्तों जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग था। तो आप लिख सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी जो है वो दोस्तों क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो ये आप लोगों को जो है वो याद होना चाहिए। अब हम जो है वो दोस्तों आपकी 2011 की जनगणना पे चलेंगे। उसके साथ साथ टॉपिक का पहला पोर्शन हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, पहला पोर्शन। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा मैं तुम लोगों को। पहला पोर्शन क्या है आपके टॉपिक का? पहला पोर्शन यही है आपके टॉपिक का। जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन की संभावना रहती है। थोड़ा सा हम हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं। ऑनलाइन में इतना कंटेंट पढ़ने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन में तो पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे नहीं पढ़ाते, टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की, इसलिए भी नहीं पढ़ाते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न की संभावना रहती है। एक पोर्शन 2011 के डाटा है, तीसरा पोर्शन इनसे संबंधित योजनाएं, जनसंख्या नियंत्रण की नया अपडेट, कोई रिपोर्ट, कोई सूचकांक, ये पोर्शन थर्ड पोर्शन। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे 3-3 प्रश्न आए हुए हैं। कितने? 3-3 प्रश्न आ रहे हैं। तो करें तो ये पोर्शन आज हम पढ़ लेंगे, ये पोर्शन आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो चलो फिर बाद में लोड लेने की क्या जरूरत है। 2011 की जनगणना आपको पता है कि दोस्तों आपके यहाँ पे 15वीं जनगणना थी, याद रखिए।
2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना थी और देश की आज़ादी के बाद ये आपकी जो है वो 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। और इस सदी की ये जो है वो दोस्तों दूसरी जनगणना थी, क्योंकि एक 2001 में हुई थी और एक अब 2011 में हो रही है। तो 21वीं सदी की ये सेकंड जनगणना थी, याद रखें, सेकंड जनगणना थी। राजस्थान के 33 जिले और दोस्तों 640 पूरे भारत के जिलों का समावेशन किया गया, भारत के पूरे जिलों का जो है वो समावेशन इसमें जो है वो किया गया। इस जनगणना के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और सेंसस और फ्यूचर। उस समय हमारे जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली साहब थे, जो आपके जनगणना निदेशालय के हेड होते हैं गृह विभाग के नीचे। जनगणना का शुभंकर, मतलब एक तरीके से दोस्तों मान लीजिए लोगो मान लीजिए, शुभंकर मान लीजिए, मैस्कोट बोल लेते हैं अंग्रेजी में, वो क्या था, परगणक शिक्षिका जो काउंट कर रही है वो शिक्षिका, क्यों टीचर्स का सबसे ज्यादा योगदान होता है। ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा हुआ करती थी। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है वो उस समय 15वीं जनगणना के निदेशक कौन थे, सुब्रा सिंह। 16वीं के छोड़ो, तुम याद रखो 15वीं जनगणना के निदेशक कौन थे, 15वीं जनगणना के निदेशक कौन थे, सुब्रा सिंह। लिखो एक बार, सी चंद्रमौली और सुब्रा सिंह, सी चंद्रमौली और सुब्रा सिंह। काउंटिंग कितनी हुई जी, काउंटिंग हुई आपके यहाँ 121.02 करोड़, राजस्थान की 6.85 करोड़। डाटा के अंदर टेंशन मतलब 1 मार्च 2011 तक की भारत की जनसंख्या बताई थी, कहीं अप्रैल मत कर देना। 1 मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ और राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। ये प्रथम पेपरलेस दोस्तों जो है वो जनगणना थी। प्रथम बार घरों की भी गणना की गई, पहली बार जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया। किन्नरों को जनगणना में जो है वो दोस्तों जो शामिल किया गया, उनकी गिनती जरूर जो है वो पुरुष वर्ग के साथ की गई, थर्ड जेंडर को अलग से मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ पे जातीय जनगणना भी की गई, साथ के साथ जो है वो दोस्तों जातीय जनगणना भी जो है वो 2011 की जनगणना के अंदर जो है वो की गई। तो 2011 की जनगणना के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना आपके यहाँ पर कौन सी दोस्तों, 15वीं जनगणना है, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है, इस सदी की सेकंड जनगणना है, 640 जिलों में हुई, राजस्थान के 33 जिलों के अंदर हुई। उस समय दोस्तों आपके जनगणना निदेशालय आप आयुक्त के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों सी चंद्रमौली थे। कौन थे, सी चंद्रमौली थे। और आपके यहाँ निदेशक राजस्थान में सुब्रा सिंह, कौन दोस्तों आपके, सुब्रा सिंह थे। और उसके साथ साथ आप लोग जो है वो याद रखें कि इस जनगणना के अंदर जो है वो शुभंकर परगणक शिक्षिका थी। कौन थी दोस्तों, परगणक शिक्षिका थी। और ये जो जनगणना थी इसमें सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे। और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने जो है वो 1 मार्च 2011 तक की काउंटिंग की। और इसको हम बहुत डिटेल में आने वाले 2 दिनों में पढ़ेंगे। लेकिन क्या हमें 2021 की होने वाली जनगणना के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। केंद्र में क्या होता है, आपके जो है वो निदेशक आयुक्त, ठीक है। अब 2021 की जनगणना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसकी थीम आपकी जो है वो क्या है, 2021 की जनगणना है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। दोस्तों याद रखें आजादी के बाद 8वीं जनगणना है और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर भारत की 16वीं जनगणना है, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे। हाँ, और भारत में जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है और अपने यहाँ पे कौन है, विष्णु चरण मलिक। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्नों के आधार पर हम देख रहे हैं कि कितने आंकड़े किए जा रहे हैं। अभी तक आंकड़े हुए नहीं है लेकिन 31 क्वेश्चन है कि कितने लोग हैं जी परिवार में, हाँ कितनी पढ़े हुए हैं, क्या जो है वो क्या चीज़ है, घर में जो है वो विद्युत का कनेक्शन है या नहीं है, बीपीएल में आते हो या नहीं आते हो, सारे के सारे डाटा लिए जा रहे हैं। 31 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ताकि सामाजिक स्थिति का भी हम लोगों को जो है वो पता चल सके। सामाजिक, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी आने वाले टाइम में, पहली डिजिटल जनगणना होगी आने वाले टाइम में। और इसके तहत दोस्तों जो है वो हम अलग से ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में भी अलग से जो है वो काउंटिंग पूरी की पूरी करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब जो है वो चले आगे करें कंप्लीट, 2021 होगी तो पढ़ लेंगे। लेकिन अब ये जो जनगणना आयुक्त वाली बात आई है ना, इससे अगर अगला प्रश्न बना ले तो कल को, इससे अगर कल को कोई प्रश्न बना ले तो इससे अगर प्रश्न बना ले तो दोस्तों जो है अपन क्या करें, तो अपन जो है वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं और थोड़ा सा जो है वो याद, सारे याद करने की जरूरत नहीं। आजादी के बाद कौन था, क्या मामला था, एटलीस्ट तुम तो इतना भी याद कर लो ना कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे आपके, कौन से भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आप बता सकते हो कि गुरुजी भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त जो है, आजादी के बाद तो कोई जरूरी नहीं है, इतना याद कर लो, W प्लावेन। अब आप याद रख लो 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों आप लोगों को C चंद्रमौली याद होना चाहिए। और अभी कौन है 2021 की जनगणना आयुक्त, मृत्युंजय कुमार। जनगणना संघ सूची का विषय है और उस संघ सूची के विषय में गृह विभाग के अधीन जनगणना निदेशालय जनगणना करवाता है, याद रखना। और इस निदेशालय में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जनगणना आयुक्त। क्या होता है, जनगणना आयुक्त। जिला जनगणना अधिकारी किसे कहा जाता है, जिला कलेक्टर को। जिला जनगणना अधिकारी किसे कहा जाता है, कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को। अब बताओ, एक पेज में करवा दूं पूरी पृष्ठभूमि, फिर आगे चलें। हाँ, एक पेज के अंदर करवा दूं, फिर आगे चलें। फिर हमारे राजस्थान की जनगणना पूरी पढ़ेंगे, कितने करोड़ लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, क्या है मामला। बताओ भाई, आपकी इच्छा हो तो करवा दो। एक पेज में करूं? हाँ, ये तो कोई मोतीलाल प्रश्न नहीं है ना, तो तारा नाम के अनुसार मोती जी अगला प्रश्न तो पूछेगा, आज सारा करा दे, इं को नहीं आया करे। धारा, अनुच्छेद, जनगणना, खनिज अगला टॉपिक है, एक दिन में करा देना, आदमी ऊक चूक हो जाए, 4-5 दिन पढ़ेगा न फिर। अगर कोई कहते मेवाड़ के सारे राजा एक दिन में करवा दूं, भाई सब हिस्ट्री गोलमोल हो जाए पूरी पूरी, दोबारा इंटरेस्ट नहीं रहे सब्जेक्ट में। तो एक दिन में करवाना इन टॉपिकों के लिए जो है वो घातक है। फिर घनत्व, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात सब एक जैसे हो जाते हैं। विकास कर रहा है, पहली बार इस नजरिए से देख रहा हूँ इस टॉपिक को। और पहले कौन सा नजरिया रखता था, और कोई नजरिया भी है कि पढ़ने का ये नजरिया होता है, गुरुजी मोस्ट लिखवा दो। ओके सर, हिस्ट्री पढ़ तो ली पर याद नहीं हो रही, करो रिविजन, हो जाएगा। मैक्सिमम 4 दिन लगे हैं। पूजा जी पुराने विद्यार्थी, इन्हें पता है कितने दिन लगते हैं मैक्सिमम। मजा तो तब आएगा जब हम एग्जाम के पास इन टॉपिकों को है ना एक दिन में, जैसे एक टॉपिक का रिवीजन होगा, तब मजा आएगा। अभी तो तुम पढ़ रहे हो ना, रिवीजन टाइम अलग होता है। तो जब मैं जनवरी में तुम लोगों को इन टॉपिकों का रिवीजन करवाऊंगा ना, तब जाएगा मजा आएगा। सर, नगर पालिका वाली सारी धारा सारे याद करने हैं क्या परी के लिए? मुन्नम जी कहीं प्रश्न पूछो, यहाँ परी के मान को नहीं वाली नगर पालिका धारा याद कर उड़ जे होते हैं। भाई साहब, थोड़ा बहुत सिलेबस को ध्यान रखो।
फर्स्ट ग्रेड वालों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुम लोगों की तैयारी आरए से भी अच्छी होनी चाहिए। तो तुम लोग थोड़ा जी लगा के पढ़ो। आने वाले टाइम में मैं तुम लोगों को एजुकेशन सिनेरियो और आरटीई भी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी भी स्टार्ट करूँगा, और जो ये टॉपिक तो मुझे करवाने ही है। ठीक है, तो थोड़ा संयम रखें, पढ़ें, पूरी फैकल्टी बढ़िया तरीके से। आज की क्लासें कैसे रही तुम लोगों की? बढ़िया। चलो अब करवाता हूँ मैं। सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड में आप साइकोलॉजी पढ़ाओ तो बताओ। ना ना, मारे सारे इसमें पढ़ो, फर्स्ट ग्रेड में गुरुजी नहीं पढ़ा दे। आ जाओ, अब मैं जो है वो एक जगह करवाता हूँ। अपने साथ वालों को तुम्हें 1000 बार बता दिया है, तो थोड़ा बहुत जो है ना कोई बैच के बारे में बता दिया करो। हाँ, इतनी तुम्हारी बढ़िया बढ़िया क्लासेस चल रही हैं बेटे, एक भी नहीं बताता। तुम लोग जो करते क्या हो ऐसे, तो ये जो है ना बता दिया करो। आरएस के लिए प्री का उड़ान बैच चल रहा है। हाँ, और जो है वो आपके ईआरओ का आगाज बैच चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड वालों का जीके का बैच चल रहा है, पहली बार लॉन्च किया है। तो थोड़ा बहुत बता दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा, और वो भी बहुत नॉमिनल में। इतनी बड़ी टीम लेके, टीम देखो आप हमारी फर्स्ट ग्रेड की जीके की, तो थोड़ा बताओ भाई। पटवारी का संयुक्त पटवार वीडियो बैच चल रहा है, और आपकी कल जो है वो तीनों किताबें मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। तो सभी विद्यार्थी अपने साथ वालों को जो है वो किताबों के बारे में जो है वो ज़रूर बताएं कि जो किताबें आपकी जो है कल तीनों किताबें जो आपको मार्केट में उपलब्ध होने वाली हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बताओ यार, ऐसे क्या करो। 4 ईआरओ पार्ट बी और राजस्थान पॉलिटी, ये किताब जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान पॉलिटी की किताब जरूर लेके आए। ईआरओ पार्ट बी कल उपलब्ध हो जाएंगे। और 2 बहुत शानदार किताबें, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था की किताब जो है वो मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी कल से। तो सभी बढ़िया तरीके से पढ़ें। अब हम एक लास्ट रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि किसको कितना कितना याद है। तो याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पर मौर्य काल में, किसमें दोस्तों, आपके मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें पहली बार उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में हमें पहली बार उल्लेख मिलता है गुप्त। हाँ, उसके बाद में दोस्तों आपके मुगल काल में, हाँ मुगल काल में अबुल फजल की आईने अकबरी के अंदर भी हमें जो उल्लेख मिलता है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे मोहनोत नैणसी, दोस्तों याद रखें, मोहनोत नैणसी की किताब जो है वो दोस्तों याद रखें, मारवाड़ रे परगनारी विगत में उल्लेख जो है हमें मिलता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें कि आपके यहाँ पर जो है वो सबसे पहले स्वीडन में ये जनगणना होती है, और जनगणना को हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेमोग्राफी जो है वो दोस्तों जो है वो हम कहते हैं। और आप लोग जरूर याद रखें कि हमारे यहाँ फर्स्ट जनगणना 1872 में होती है, मेयो के टाइम में। हमारे यहाँ फर्स्ट दशकीय जनगणना जो है वो दोस्तों याद रखें 1881 में होती है, रिपन के नेतृत्व में। याद रखें, आज़ादी से अब तक जो 2011 वाली जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। सी चंद्रमौली जो है आपके यहाँ पर उस समय जनगणना आयुक्त थे। और जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर सुब्रा सिंह जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो थे। याद रह जाए, परगणक शिक्षिका जो है वो दोस्तों उसका शुभंकर था। सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। और 1 मार्च 2011 तक की पॉपुलेशन ली गई, जिस पे हम पूरी चर्चा कल हम लोग करेंगे। याद रखें। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा
कि जनगणना का कार्य आपके यहाँ संघ सूची का विषय है। जनगणना का कार्य क्या है? संघ सूची का विषय है, जिसमें गृह विभाग के अधीन दोस्तों जो है वो आपका जनगणना निदेशालय होता है। और जनगणना निदेशालय को डाटा इकट्ठा करके कौन देता है? डाटा इकट्ठा करके देने वाली संस्था है NSSO, जिसे आजकल NSO कहते हैं। जिला जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ये आपको याद रखना है। 1901 से लेकर 1901 से 21 तक का जो आपका टाइम था, 1901 से 21 तक का टाइम जो था वो मंद वृद्धि का काल था। क्या था दोस्तों? आपके मंद वृद्धि का काल, मंद वृद्धि का काल था, जिसमें आप लोगों को दो चीज याद होनी चाहिए कि 1911 से 21 का दशक हमारा नकारात्मक वृद्धि का दशक है, नकारात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। जब आप अगले काल पे चलते हैं तो अगला काल आपका जो है 1921 से लेकर 51 तक का, जिसे हम स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। याद रखें, आपका फर्स्ट महान विभाजक वर्ष 1921 है, जहां से आपकी वापस से ग्रोथ रेट बढ़ती है, और 51 आपके यहाँ सेकंड महान विभाजक वर्ष है, जहां से दोबारा आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। 1951 से लेकर 81 तक का काल जो है, जिसे आप तीव्र या विस्फोटक वृद्धि का काल बोल सकते हैं, इस काल के अंदर याद हो रहा है तुम्हें? ऐसे याद होना चाहिए। इस काल में 51 से 61 को हम लोग जंप डिकेड बोलते हैं। 61 से 71 को हम लोग जो है भारत में मैक्सिमम ग्रोथ रेट की बात करते हैं इंडिया में। और दोस्तों जो है वो 71 से लेकर और 81 को हम लोग जो है मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन राजस्थान बताते हैं। और जब आपका आगे का, तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ 1981 से लेकर वर्तमान तक जो है वो आपका घटती वृद्धि का दोस्तों जो है वो आपका जो है वो काल है। उसके अलावा 1900 दोस्तों जो है वो 76 में आपकी पहली जनसंख्या नीति आती है करणी सिंह जी के नेतृत्व में। 2000 में सेकंड आती है, जिसमें IMR हमें जो है वो 30 तक लानी है, MMR हमें जो है वो 100 तक लानी है, 100% टीकाकरण, 100% पंजीकरण चाहिए, 2.1 TFR चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो 2045 तक स्थायित्व ले आएँ। लेकिन हमें संशोधन करना पड़ा और अब हम इस लक्ष्य को 2070 तक ले जा चुके हैं। ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। खूब रिवीजन होगा एग्जाम से पहले, टेंशन मत लो। हाँ, आप हमारे आरंभिक दिनों में हो तो हम वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब आप शुरू में किसी संस्था पे ट्रस्ट करते हैं तो संस्था कभी चाह के खराब नहीं करते। तो हमारा एक एक टीचर जो है ना वो अपने आप में कुछ न कुछ क्वालिटी रखता है, और सारे टीचर मेरे से अच्छे, मैं ये वादा कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मेरे से कम एक्सपीरियंस हो। ऑलमोस्ट सभी 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं। चाहे आप अजय जी को देख लो, 10 साल हो गए। हाँ, मैं पहला सेमिनार लेने गया था तब मेरे को अजय जी वहाँ मिले थे। पुरुषोत्तम जी को 10 साल, संदीप जी को, ऋतुराज जी को, कुलदीप जी को, बाम्बू जी को, एक भी टीचर मेरे से कम एक्सपीरियंस का नहीं है। तो हम बहुत अच्छा कवर करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया मेहनत करो। हाँ, आप आए मेरे पे विश्वास करके हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप विश्वास करके आए हो तो मतलब बूस्टर कपिल इज बूस्टर, ऐसा नहीं है। मैं लीड करता हूं, मैं जाके बता देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्दे के पीछे के किरदार कमजोर हैं। केवल मेरे एक से काम थोड़ी चलेगा, केवल मेरे एक से काम नहीं चलेगा। आप हमारे जो है वो बढ़िया तरीके से सुरेश सर से पढ़ें, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाते हैं, केडी सर राजस्थान ज्योग्राफी करवाते हैं कितना बढ़िया तरीके से। तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं लीड करता हूँ, मैं जाके आपको बता देता हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं, इस बहाने लोग आ जाते हैं, आप मेरे पे विश्वास करके आते हैं, लेकिन आगे ऐसे नहीं कि फटा पोस्टर निकला ही।
ऐसा नहीं केवल एक ही एक आदमी है, पीछे कोई नहीं, पीछे बैकएंड पे बहुत अच्छी टीम है, बहुत शानदार टीम है। हमारी कंटेंट टीम और भी अच्छी है, फैकल्टी भी अच्छी है, कंटेंट टीम भी अच्छी है। और इतने लोगों का भार मैं से लिए चलता हूँ कि भाई टिके रहो, टिके, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो सब बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, कल अपन देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर करते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर का, तो कल जनगणना ये टॉपिक को और फास्ट करेंगे थोड़ा। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। तो अपने साथ वालों को एटलीस्ट बता दिया करो कि फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, प्योर लाइव बैच चल रहा है, 8 घंटे क्लास, पटवार वीडियो का बैच चल रहा है, RSP का बैच चल रहा है, ERO का बैच चल रहा है। बता दो, ये तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, तुम तो पुराने वाली एकेडमी से कपिल 07 मेंबर। कपिल 07 मेंबर कौन कौन है, एक बार वापस दिखाना, कई दिन हो गए मिले हुए तुम लोगों से। एनीवन जो कपिल 07 मेंबर पुराने वाले हैं, नए वाले तो नहीं जानते होंगे कपिल 07 क्या। मैं पहले जिस संस्था पे पढ़ाया करता था, वहाँ पे जो भी विद्यार्थी कपिल 07 से एडमिशन लेता था, मतलब मेरा एक कोड हुआ करता था। अब भी हो तुम लोग यहाँ पे, इतना टाइम से पढ़ रहे हो, तुम सिलेक्शन कब ले वगैरह? तो तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है या मतलब ऐसे क्या, मतलब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब जो है ना, अगले साल के बाद में नहीं दिखने चाहिए। हाँ, 2025 सिलेक्शन वर्ष है, और इस समय जो है ना एडमिशन नहीं, जीवन में सिलेक्शन में मेंस दिया हुआ है। चलो बढ़िया बढ़िया, आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा, जरूर होगा सिलेक्शन। हाँ, वैसे भी पिछले 2 साल में तो कौन सी ज्वाइनिंग मिली है, तो अब देखते हैं इस साल अच्छा जाए आपका, अच्छा सिलेक्शन हो। मेंस दिया, परी के भी लगे रहो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय। यही है जी आधार, जो फर्स्ट टाइम में सीकर बैच में जुड़े थे, कपिल 07 के पुराने स्टूडेंट, इन्हीं के जो है वो नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी एकेडमी। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।